हेलो एवरीवन। हम लोग जो है पॉलिटी में अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट्स के ही विषय में आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 22 के संदर्भ में हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, आप लोग बस देखते रहिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे हैंग कर रहा है। तो देखो, जब हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं, है ना, आर्टिकल 22 ये होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जैसे यदि हम अभी जो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट का। ठीक है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, इससे इससे जुड़ा हुआ हमारा हम लोग इससे जुड़े हुए एक आर्टिकल 21 पे भी हम लोग चलते हैं। अब जैसे अभी मैं सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद में मैं डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये क्या है इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट को देख लेते हैं। तो जब हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, जब हम आर्टिकल यहाँ पे 21 पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 21 क्या था सर? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ना भाई, इसका क्या मतलब होता है सर? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर हम इसका मतलब समझ पाएंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का, तभी हम आर्टिकल 20 जो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से आया है? ये आर्टिकल 21 से आ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 21 भाई, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है भाई? आप किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। अब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है इसको मैं समझाने जाऊंगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये क्या होता है, क्योंकि अगर ये हम समझ लेंगे फिर हम अपने आज के आर्टिकल 22 को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत आवश्यक होता है अपनी स्टडी में, तो इसको बनाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसका मतलब सर क्या है? देखो, जब भी मान सकते हैं जब भी किसी पर केस होता है, या मान लेते हैं कोई अक्यूज्ड होता है, मतलब कोई आरोपी होता है, कोई आरोपी होता है। ठीक है, अब जब उसने कोई अपराध किया होता है, हालांकि उसका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी भाई जो पुलिस स्टेशंस में जब उसके नाम का एफआईआर आता है, ठीक है, तो एफआईआर के बाद से पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान, है ना भाई, जो एक्यूज होता है, आरोपी होता है ना, उसके लिए थाने में आप कह सकते हो, या उससे उससे संबंध में कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट होते हैं, उसको पुलिस को फॉलो करना होता है। अब डूज और डोंट क्या होते हैं जब ये समझ लेते हैं। देखो, डूज है ना, डूज और ये डोंट, ये क्या होता है? तो भाई जब हम ये डूज और डोंट को जब हम समझते हैं ना, जैसे कि सर इन पुलिस स्टेशन डूज मतलब कि जैसे कोई आरोपी होता है, ठीक है, अब आरोपी को जब पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो उस दौरान पुलिस को क्या करना होता है, तो डेट इज डूज। क्या करना होता है भाई? जो आरोपी है अभी तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जो है आरोपी से ये कहती है कि आपको हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी जिसको हम बता सकें आपके नज़दीकी को कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, ये हो गया डूज। ठीक है, दूसरा एडवोकेट, मतलब उससे कहा जाता है कि अगर आपका कोई वकील है ना, तो आप अपने वकील को बुला लो। अगर उसके पास कोई वकील नहीं है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि उसे लीगल एड प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ये भी एक इसके अंतर्गत आता है। अब थाने में कुछ डोंट भी होता है सर। कुछ डोंट का मतलब होता है पुलिस जो होती है वो क्या नहीं कर सकती एक्यूज़ के साथ, तो वो घूस वगैरह कुछ नहीं ले सकती, ना फोर्स।
पुलिस जो है अपने एक्यूज पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें सर मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके घर से उठाया जाता है, तो उस समय से लेकर के अगले आगे 24 घंटे तक जो है उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है आरोपी को। ये सब जो है कुछ डूज हैं, कुछ डोंट है, इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर आप देखो ये मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी कि एक्यूज़ है उसको वही है ना, ये सब मैंने जो अभी बताया था, इन्वेस्टिगेशन पूरा, उसके दौरान यदि 1 सेंटीमीटर की भी गलती हो गई पुलिस से, है ना, एक्यूज़ को इन्वेस्टिगेशन करते समय, इस जो ये सब जो मैंने बताया अभी, वो उसका अगर पुलिस ने फॉलो नहीं करा तो वो उल्लंघन कर सकता है या उल्लंघन करेगा आर्टिकल 22 का। अब आपको समझ में आया सर? आर्टिकल 22 डेट इज क्या था, मैंने आपको पहले बताया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ये अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पर्सन को। इस प्रकार से, किस प्रकार से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है भाई? जैसे वकील रखना है, आपको गिरफ्तारी का आधार बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ना। ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये संरक्षण प्रदान कर रहा है ना। अरेस्ट जब अरेस्ट किया जाता है किसी को, ठीक है, किसी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है तो ये संरक्षण प्रदान कर रहा है, हमने देख लिया। अब आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है आर्टिकल 22 के संबंध में। यदि हम थोड़ा सा और डिटेल में उसको आर्टिकल 22 को देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल 22 जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अभी मैंने प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट का मतलब समझाया है, अभी डिटेंशन इन सर्टेन केसेस को हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 22, जैसे कि इसमें ये कहा जाता है सर, नो पर्सन, है ना, नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। मतलब इन्फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि वही वाली बात है कि आपको जो है जब कस्टडी में रखा जाता है तो आपको बिना किसी इसको इन्फॉर्म किए, बिना बताए हुए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप उसको नहीं कर सकते अरेस्ट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और जैसे आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है सर, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना बताए हिरासत में नहीं लिया जाएगा। वही जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया वही हिंदी में, ठीक है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 ये क्या कह रहा है सर, आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा विदिन 24 आवर, ठीक है। ये आपका ये इस प्रकार से आप देख सकते हो आर्टिकल 22 दैट इज़ ऑल क्लियर, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट वाले पार्ट को समझ लिया। अब हम चलते हैं सर डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में, है ना। अब हम चलते हैं सर डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की तरफ, ठीक है। ओके, अब डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये क्या बता रहा है सर? डिटेंशन का मतलब होता है सर गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्त में लेना। इन सर्टेन केसेस का मतलब कुछ केसेस में, ठीक है। अब हम आर्टिकल 22 को थोड़ा सा डीप में जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डिटेंशन इन सर्टेन केसेस का मतलब गिरफ्तारी होगी कुछ केसेस में, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कुछ केसेस में आर्टिकल 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। कौन सा संरक्षण प्राप्त नहीं होता? जैसे वकील रखना है ना, गिरफ्तारी का आधार बताना होगा आदि, ये सब जो है, ये जो प्रोटेक्शन है ये आर्टिकल 22 में कुछ केसेस में, ये है ना सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में आर्टिकल 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब वो किस में नहीं होता है? डेट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। आपने ये देखा होगा सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब सर क्या होता है? देखो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सर प्यूनिटिव, है ना, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंटिव वही बात है। प्यूनिटिव का मतलब होता है सर पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब आफ्टर द ऑफेंस, गुनाह करने के बाद गिरफ्तारी, ठीक है। और एक होता है प्रिवेंशन, प्री मतलब पहले, प्रिवेंटिव, बिफोर द ऑफेंस मतलब गुनाह करने से पहले गिरफ्तारी, ठीक है। अगर आप खुद समझो, गिरफ्तारी का मतलब कि आप देखो, प्रिवेंटिव का मतलब यहाँ पे, प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि आपने
कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसने गुनाह अभी किया नहीं और स्टेट क्या कर रही है, बिना गुनाह किए, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको बिना गुनाह किए उसको पहले ही आप गिरफ्त में ले लो, ठीक है। ये होता है सर प्रिवेंशन, ठीक है। मतलब स्टेट को यदि ऐसा लगता है, यदि स्टेट को ऐसा लगता है कि आगे जाके कोई XYZ, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, ये आगे जाके अपराध करेगा, ये किस पर आधारित हो रहा है सर, ये रीज़न टू बिलीव। मतलब इस रीज़न टू बिलीव का मतलब यहाँ पे क्या है सर, रीज़न टू बिलीव का मतलब क्या है कि स्टेट को ऐसा विश्वास है कि XYZ इंडिविजुअल आगे जाके कोई जो है अपराध कर सकता है, ठीक है। तब जो है ऐसी स्थिति में सर हम क्या करते हैं, डिटेंशन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में। और कुछ केसेस का नाम यहाँ पे है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ में आया आपको, ठीक है। अब सर हम यहाँ पे देख सकते हैं सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक समस्या होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में यहाँ पे ये समस्या है कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन का कहीं ना कहीं मिसयूज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। भाई स्टेट मतलब XYZ अगर कोई भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी गवर्नमेंट इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ कर सकती है। कैसे कर सकती है भाई, कोई भी इंडिविजुअल अगर उसके गवर्नमेंट के कार्यों में जो भी वो करना चाहती है, अगर वो इंडिविजुअल बाधा डालने की कोशिश करेगा, यदि स्टेट को ऐसा विश्वास है, तो स्टेट तो बिना बताए, मतलब आपको पता है आर्टिकल 22 का संरक्षण इसमें नहीं मिलता है ना, तो स्टेट तो बिना बताए, है ना, मतलब ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, मतलब डिटेंशन मतलब गिरफ्तार का आधार बिना बताए उसको जो है गिरफ्त में ले सकती है इंडिविजुअल को, यदि उसके लिए गवर्नमेंट के लिए अगर वो इंडिविजुअल खतरे का साइन हो रहा है तब, ठीक है। तब आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर सकती है, इसमें सब्जेक्टिविटी आ सकती है, आर्बिट्ररी मनमानी आ सकती है इसमें गवर्नमेंट की, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है सर, आखिर इसका रीज़न क्या है। अब आप समझ सकते हो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो आप समझ सकते हो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो चुका था, उसके एक महीने बाद ही, मतलब 26 जनवरी 1950 मतलब 26 फरवरी 1950 को ये प्रिवेंशन डिटेंशन का, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक्ट है 1950 उसको लागू कर दिया गया था। एक महीने में ही ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है लागू करना, इसका कानून लागू करना, मतलब बिना बताए किसी को भी जो है, यदि इंडिविजुअल ने कोई अपराध भी नहीं करा है तो बिना बताए उसको गिरफ्त में ले लिया जाएगा। तो ये कानून जो है लागू कर दिया जाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है सर, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया होगा उस समय 1950 के समय में। देखो आप समझ सकते हो कि आपको आप यहाँ पे आप स्पाइडरमैन के एक डायलॉग से समझ सकते हो सर। स्पाइडरमैन का एक बहुत ही जाना माना डायलॉग है सर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, यानी कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है सर। इसको अगर अपोजिट कर दें, इसको अगर हम लोग अपोजिट कर दें तो क्या निकलता है सर, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट्स ग्रेट पावर। मतलब कि ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अगर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो हमें बड़ी पावर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। देखो जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सर, जब भारत आज़ाद हुआ था उस दौरान भारत में कई चुनौतियाँ थी। चुनौतियाँ इन द सेंस आप खुद ही समझ सकते हो सर, हमारा जो भारत था उस समय जब आज़ाद हुआ था अनस्टेबल कंडीशन में था, पार्टीशन हो रखा था और विरोध और विद्रोह के चांसेस वहाँ ज़्यादा थे। अनस्टेबल कंडीशन में हमारा भारत था, एक्सट्रीमली एंड इंटरनली, मतलब भारी कारणों से भी और आंतरिक रूप से भी हमारा इंडिया जो है एक अनस्टेबल पोजीशन में था। तो उस समय पार्लियामेंट जो है ना सर, पार्लियामेंट को चाहिए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए पार्लियामेंट ने इस लॉ को, यानी कि ये प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 इस लॉ को पास किया, ठीक है। ये इसलिए भी पास किया क्योंकि पार्लियामेंट का ऐसा मानना था कि भाई अगर इंडिविजुअल एक बार गुनाह कर देगा तब तो नुकसान हो चुका होगा, है ना, तो उससे पहले ही हमें ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि हम
मतलब हमें शक हो तो हम उसको उठा लें, ठीक है। ऐसी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, भैया नथिंग अबाउट नेशन, नेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नेशन को नुकसान हो रहा है ना, तो ये देखिए सर, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो कथन था सर, नथिंग अबाउट द नेशन, ये मैंने लिख रखा है, नथिंग अबाउट द नेशन, है ना। तो आप देखो सर, क्योंकि ये वही बात है, क्योंकि एक बार जब गुनाह कर दिया तब तो नुकसान हो चुका होगा। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल से ज़रूरी यहाँ पे नेशन है, तो नेशन को यहाँ पे एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अनस्टेबल नेशन था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ में लेना ही पड़ा था, ठीक है। ये उस समय प्रासंगिक था, क्योंकि हमारा भारत अनस्टेबल कंडीशन में था। आई होप आपको बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है सर, कि ये प्रिवेंशन डिटेंशन का आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। और इसको भी हमने समझ लिया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। हम गिरफ्तार कर सकते हैं कुछ केसेस में आर्टिकल 22 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। और किस में नहीं होगा ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। प्रिवेंशन डिटेंशन वगैरह ये सब हम लोग ने पढ़ चुके हैं ये सब। अब आप देखो सर, ठीक है, अब आप समझ सकते हो सर, इसके आधार क्या होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 जो लागू हुआ था उसका क्या आधार था सर, किस आधार पर जो है किसी इंडिविजुअल को आप गिरफ्त में ले सकोगे, तो वही बात है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक हित में ऐसा पार्लियामेंट कर सकेगी, है ना। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इसेंशियल सर्विसेज, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ज़्यादातर इन्हीं मुद्दों पर प्रिवेंशन डिटेंशन लगाया जाता है। ये मुद्दे अगर स्टेट को लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं सार्वजनिक हित को बनाए रखने की, मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्रिवेंशन डिटेंशन लागू किया जाता है सर स्टेट के द्वारा, ठीक है। अब फर्दर आप देख सकते हो सर, लेकिन आगे जाके 1969 में इट हैज़ बीन रिपील्ड, इसको हटा दिया गया, ठीक है, इसको हटा दिया, ये लागू नहीं है, प्रिवेंशन डिटेंशन लागू नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रिवेंशन डिटेंशन पूरी तरह से रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अभी भी आप देख सकते हो कि अभी भी जो है स्टेट के पास ये पावर है कि बिना मतलब कि बिफोर द ऑफेंस, यानी कि गुनाह करने के पहले ही किसी इंडिविजुअल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी भी ये कहीं ना कहीं इसके फीचर्स जो है कुछ एक्ट्स में लागू हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ कानूनों का लिख रखा है मैंने, जिसमें प्रिवेंशन डिटेंशन के तत्व मौजूद हैं, जैसे कि मीज़ा एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी आपको देखो 1971 ये इमरजेंसी का टाइम पीरियड है, उस समय ये एक्ट आया होगा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेनेंस करने के लिए, है ना, प्रिवेंशन डिटेंशन को लागू किया गया होगा उस समय। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, इस एक्ट को लगाने की स्थिति बनती है, तो प्रिवेंशन डिटेंशन लागू कर सकती है गवर्नमेंट, है ना। मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। टाडा एक्ट आपने सुना होगा, डेट इज़ टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। ये टेररिस्ट से रिगार्डिंग है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। और फिर NSA एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। मतलब ये कुछ एक्ट्स हैं, है ना, जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो निवारक निरोध है प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ फीचर्स इसमें विद्यमान है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकल 22 में जिस प्रिवेंशन डिटेंशन की बात कही गई है, इसमें कुछ सेफ गार्ड भी है सर। सेफ गार्ड का मतलब क्या है सर, सेफ गार्ड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा मतलब उसको एक लिबरल करने की बात यहाँ पे मानी जाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को गुनाह से पहले अगर गिरफ्तार किया भी जा रहा है, तो उसके लिए कुछ सेफ गार्ड है ना, कुछ लिबरल से तरीके हैं। जैसे कि आमतौर पर 3 महीने का ही प्रिवेंशन डिटेंशन होता है, मतलब 3 महीने तक ही हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि किसी ने अगर गुनाह भी नहीं किया, उसको अगर हिरासत में ले लिया है, तो उसको 3 महीने तक ही रखा जाता है। 3 महीने से ज़्यादा अगर उसको करना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है सर, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। और
निरुद्ध किए गए व्यक्ति को या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस आधार पर निरुद्ध किया गया है, ठीक है। हालांकि राज्य सार्वजनिक हित में यदि आवश्यक हो तो आधार बताने से इनकार भी कर सकता है। ये सब बातें, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल 22 यहाँ पे पूरा क्लियर समझ में आ चुका है और इसको हम लोग ने डीप में भी देख लिया है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे, ठीक है।